हेलो एवरीवन। फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम इस बारे में बात करेंगे आज। जो पूरा हमने मीनिंग पढ़ा था अकाउंटिंग का, उसमें जो अलग अलग कॉन्सेप्ट आ रहे थे कि जैसे हमको रिकॉर्डिंग करना है, क्लासिफिकेशन करना है, समराइजिंग करना है, ये सब क्या है, इन चीज़ों के बारे में हम आज डिटेल में देखेंगे। तब हम ये वाला चैप्टर आज फिनिश करेंगे। ओके, चले। तो पहली चीज़ जो यहाँ पर आ रही है, अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे तो इसमें ये कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है। आइडेंटिफिकेशन किसका करना है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स का। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स का जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि इन टर्म्स ऑफ मनी आप उसे कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कौन से ट्रांजैक्शन हैं, कौन से इवेंट्स हैं जो फाइनेंशियल नेचर के हैं। फाइनेंशियल नेचर के मतलब उनका कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू है ना। तो आपने क्या करना है, आपको इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। जब आपने एक बार आइडेंटिफिकेशन कर लिया है, अब आप इन आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस का मेजरमेंट करोगे। मतलब क्या वैल्यू रखते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी हैं ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। मैंने चैरिटी करी हुई है, इसके अलावा मैंने अपने अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज किया हुआ है, मैंने लोगों को सैलरी दी हुई है, रॉ मटेरियल ख़रीदा हुआ है। अब इन सारी एक्टिविटीज़ में जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं, इनमें से मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स कौन से हैं। अब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट मैंने आइडेंटिफाई कर लिए कि मैंने सैलरी दी है, मैंने रॉ मटेरियल ख़रीदा है, ये मेरे कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैं। अब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को मुझे मेजर करना है। दैट मीन्स कि मैंने रॉ मटेरियल कितने का लिया है या फिर मैंने सैलरी कितनी दी है। तो ये जो कितना वाला जो पॉइंट है ना, ये हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं कि उस ट्रांजेक्शन का वैल्यू क्या है। इस आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन को मेजर करने के बाद में अब हम रिकॉर्डिंग करेंगे। तो रिकॉर्डिंग करना इज नॉट दैट कि आपने लिख दिया कि आपने इतने का ही दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। रिकॉर्डिंग कैसे होगी? रिकॉर्डिंग के लिए प्रॉपर बुक्स, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन होते हैं। और ये जो रिकॉर्डिंग है ना आपकी, ये होती है जर्नल में। हमारे पास जर्नल एंट्री होती है। सॉरी, मेरा पेन अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो हमारे पास में जर्नल एंट्री होती है जहाँ पर आप हर तरह की रिकॉर्डिंग करते हैं। मतलब जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपने आइडेंटिफाई करे, उनको मेजर करने के बाद में वो सारा का सारा आप रिकॉर्ड करोगे। कहाँ पे? इस जर्नल एंट्री में। कोई दिक्कत? फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब ये जर्नल में तो हमने सारी एंट्री कर दी, सैलरी दी है, वेजेस दिए हैं, रॉ मटेरियल परचेज किया है, गुड्स बेचे हैं, है ना, या फिर हमने ड्राइंग करी है मतलब सैलरी अपनी पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करी हुई है, या फिर हमने पैसा डिपॉजिट किया है बैंक में। ये सारे ट्रांजैक्शंस हमने जनरल एंट्री में डाले हैं। ओके, तो जनरल एंट्री में सारे ट्रांजैक्शन आ गए। अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि पूरी सेल कितने की है, पूरा परचेज कितने का है, टोटल सैलरी आपने कितनी दी। तो इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन में जर्नल एंट्री में जितने अकाउंट होंगे ना, उन सबका एक आप सेपरेट अकाउंट बनाओगे, जिनको हम कहते हैं लेजर। क्या कहते हैं? लेजर। जर्नल एंट्री का एक जर्नल एंट्री में से हर अकाउंट का एक सेपरेट अकाउंट बन जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्डेड एंट्री। ठीक है, मतलब जितनी भी सेल वाली एंट्री है वो सारी सेल अकाउंट में आ जाएंगे, जितनी भी परचेज वाली एंट्री है वो सारी परचेज अकाउंट में आ जाएंगी। इसके बाद जितनी भी कैश की एंट्री है, जो आपने कैश में पेमेंट करा है, वो सारा कैश में आ जाएगा। फिर जितना भी आपने क्या नाम से, या फिर कैश में आपने रिसीव किया है तो वो भी कैश वाले में आ जाएगा। अगर बैंक में आपने कोई पैसा जमा किया है तो वो सारे बैंक अकाउंट्स में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन करने के बाद ना इन सब को हमको समराइज करना है। फॉर एग्जांपल हमने कैश में परचेज किया था, है ना, और कैश में ही सेल्स भी किया था, तो परचेज भी हो रहा है, सेल्स भी हो रहा है ना। और इसके अलावा आपने कैश बैंक में भी जमा किया था। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई कैश का टोटल आउटफ्लो इनफ्लो कितना है। ओके, परचेज आपने कितना क्रेडिट में किया था, कितना कैश में किया था, या सेल्स आपने कितना क्रेडिट या सेल्स में किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कब समझ में आएंगी, जब आप इन लेजर की समरी करेंगे इन द ट्रायल बैलेंस। लेजर की समरी जब हम करते हैं इन द ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में आप
ने जितने अकाउंट बनाए थे ना उन सबको आपने रिकॉर्ड किया कि कितना सेल, कितना परचेज, कितना सैलरी, कितना वेजेस, कितना ड्राइंग, कितना कैपिटल, कितना इंटरेस्ट, ये सब कुछ आपका ट्रायल बैलेंस में आ जाता है। और यहाँ पर 2 साइड्स बनती है ट्रायल बैलेंस में, और ये दोनों हमको क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए, तब हम मानेंगे कि हमारे ट्रांजेक्शन सारे सही। तो भाई रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इज एन अकाउंटिंग। ठीक है। अच्छा, अब ये समराइज करने के बाद में अब आप क्या कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देखते हो कि कितना इनकम और कितना एक्सपेंडिचर है, कितने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये सारे टर्म्स हम पढ़ेंगे आगे चल के, है ना। और बैलेंस शीट में कितने असेट्स हैं आपके पास, कितने लायबिलिटीज़ हैं, ये सारे टर्म्स भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। और इससे इंटरप्रिटेट करेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन इन द मार्केट क्या है। ठीक है। और बाद में जो भी इसका एनालिसिस निकलेगा उसकी पूरी रिपोर्ट हम बनाएंगे। क्या करेंगे हम, इसकी ना हम पूरी रिपोर्ट बनाएंगे, और इस रिपोर्ट को हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। किसे कम्युनिकेट करेंगे, टू द इंटरेस्टेड यूजर्स। इन लोगों को कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है ना, इन्हें हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, तो हम इन लोगों को ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट करें। ओके। अच्छा, इनको कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो अकाउंट्स आप बना रहे हो वो आपको समझ में आते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए आपको ये जो सारी रिपोर्ट है वो पूरा एनालाइज करके और फिर उसका इंटरप्रिटेशन निकाल के इन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द अकाउंटिंग प्रोसेस, है ना। यहाँ पर इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। अगर आप चाहें तो इसको हम अलग अलग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका रिपोर्ट कार्ड आता है, तो रिपोर्ट कार्ड में आपके मार्क्स आते हैं। मार्क्स किस हिसाब से दिए जाते हैं कि आपने जो लिखा है उसका वेटेज कितना है, उस हिसाब से हमने उसको मेजर करके मार्क्स रिकॉर्ड करे। ये रिकॉर्डिंग हुई आपकी मार्कशीट में। ओके। क्लासिफिकेशन कैसे हुआ कि हर सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स, और फिर एक एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन क्या निकल के आता है कि इतना परसेंटेज है, अब आप इस परसेंटेज में क्या कर सकते हो। ठीक है। तो भाई ये सारी चीज़ें क्या है, ये उसी तरह से काम कर रही है जिससे अकाउंटिंग में काम कर रही है। ओके। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर कम्प्लीटली फिनिश है, और इसके बाद में हम सेकंड चैप्टर की बात करेंगे जहाँ पर ये सारे टर्म्स आएंगे जो हमने बात करी ना अभी, एसेट्स, लायबिलिटीज़, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, इनकम, कैपिटल, ड्राइंग्स, ये सारी चीज़ें हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आएंगी। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ बताइएगा। ओके, थैंक यू।